अस्सलामुअलैकुम। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना दूसरा लेक्चर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स हैं वो तो हमारी सब हो चुकी हैं, डाइस और कॉइन वाले क्वेश्चन। अब ये हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहले ये पता हो कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं। तो याद रहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़ी जाती है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के पहले से जो नताइज हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के और इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के कितने चांसेस हैं, यानी पहले से प्रिडिक्शन करके ही सारे काम किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक नाम है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक बाइनोमियल और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोर्स में भी ये दो ही शामिल हैं तो इसलिए हम जस्ट इनको ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत बहुत स्लोली इस वीडियो को देखना है और हर चीज़ नोट करते जाएं ताकि समझ में आए क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें हर डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला ये है जो आपको याद करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पी से मुराद है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एन सी एक्स, पी के ऊपर पावर एक्स और क्यू के ऊपर एन माइनस एक्स। सबसे पहले इन सारे लेटर्स का मतलब पता होना चाहिए ताकि डेटा बना सकें। बस इन लेटर्स का पता चल जाए तो फिर डेटा बनाना और सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है पी। अच्छा, पी से मुराद है डिमांड, या आप इसको नीड कह लो, या फिर आप इसको वर्ड अपोजिट का वर्ड कह लो। ठीक है, क्यू से मुराद है अपोजिट। पी में जो भी चीज़ होगी उसके ऑपोजिट को हम क्यू कंसीडर करेंगे। अब आया एन और एक्स। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो होगा एन, और एक्स का मतलब है अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रायल्स। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा समझते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में हमें दो वैल्यूज़ नज़र आएंगी, पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रायल्स की बात हो रही है, तो उसमें जो बड़ा नंबर होगा दैट विल बी योर एन, और जो स्मॉल नंबर होगा दैट विल बी योर एक्स। तो चलें अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स जो एग्जांपल्स हैं और जो एग्ज़ाम्स के अंदर आने के चांसेस हैं। वैसे ये बुक की एग्जाम्पल 2 है, लेकिन आसानी के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें डेटा बनाना आना चाहिए। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉपी में नहीं लिखी हुई थी, नोट्स में, ये पीडीएफ में से निकाली है। अच्छा भाई, सबसे पहले है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज़ 0.9। अब ये एक डॉक्टर ने अपना तजुर्बा बताया है कि भाई मेरा जो सक्सेस का एक्सपीरियंस है हार्ट सर्जरीज़ का दैट इज़ 0.9। तो अभी बताया हर चीज़ का वर्ड अपोजिट इसमें करना है। तो अगर डेटा बनाया तो ऑपरेशन में डॉक्टर की सक्सेस और फेलियर दोनों बताने। डॉक्टर ने अपनी सक्सेस बता दी दैट इज़ 0.9। अब है फेलियर। कितने केसेस थे डॉक्टर के जो फेल हुए होंगे, आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है। तो आप सक्सेस की जो भी वैल्यू थी उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें फेलियर का नंबर भी पता चल गया। अच्छा, कि डॉक्टर ने पहले अपना सक्सेस और फेलियर बता दिया, फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 of 7 पेशेंट्स हैविंग द ऑपरेशन सर्वाइव। अब उस डॉक्टर के पास 7 पेशेंट्स आए, आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 7 में से 5 का ऑपरेशन उस दिन है, कि उन पाँचों के ज़िंदा रहने के चांसेस कितने हैं कि डॉक्टर का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पेशेंट्स डॉक्टर के पास कितने थे? 7। मैंने कहा था ना, दो नंबर दिखेंगे, एक एन होगा एक एक्स होगा। टोटल पेशेंट्स थे डॉक्टर के पास 7, जिसमें से सर्जरी होने जा रही थी 5 की। ठीक है, बस ये डेटा के हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने लिखा यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पी यहाँ पर एक्स लिख दें या फिर एक्स की जगह पे अक्सर औकात ये लिखते हैं एग्जैक्टली 5 पेशेंट्स। खैर, सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे एन सी एक्स, पी के ऊपर एक्स, क्यू के ऊपर एन माइनस एक्स। चलिए अब वैल्यूज़ लगाते हैं। एन की जगह आ गया 7, सी एज इट इज़, एक्स के नीचे आ गया 5, पी की जगह आ गया 0.9, एक्स की जगह आ गया 5, क्यू की जगह यहाँ से उठाया तो 0.1, एन की जगह आ गया 7 माइनस एक्स की जगह आ गया 5। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 7C5 एज इट इज़ लिखा, 0.9 के ऊपर पावर 5 एज इट इज़ लिखी, 0.1 के ऊपर पावर आ गई 2। अब
ओके, अब साइंटिफिक में हम इस पूरे को लिख कर देखते हैं। सबसे पहला है 7C5, ये 7 लिखा। अब साइंटिफिक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। NCR ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है। मेरे वाले साइंटिफिक में आप डिवाइड के ऊपर देखेंगे ये NCR लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर है, तो मैंने शिफ्ट का बटन दबा के ये डिवाइड दबाया तो ये C लिखा हुआ आ गया। 7C5, पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये आ रही है 21, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 21। अब 0.9 की पावर 5, चलें करके देखते हैं। 0.9, ये बटन दबाया मैंने, 5, इसका आंसर आ रहा है 0.5909। और 0.1 की पावर 2, 0.1, ये पावर का बटन दबाया, पावर 2, ये आ रही है 0.01। एंड में इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। 0.01 मल्टीप्लाई 0.59049 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आंसर आ रहा है 0.124। ओके, अब इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है कि एक जगह का सर्वे हुआ और ये प्रोबेबिलिटी निकली कि किसी भी स्टूडेंट को अगर रेंडमली पकड़ते हैं तो वो स्मोकर नहीं होगा, इसके चांसेस 2/3 हैं। अब स्मोकर होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो यही वर्ड अपोजिट आ गए, तो मैंने डेटा बनाया P और Q। ठीक है, इसमें Q दिया हुआ है हमें, इज़न्ट अ स्मोकर, स्मोकर नहीं होने के चांस थे 2/3, और स्मोकर होने के कितने चांसेस थे ये हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये उसके ना होने के नॉट वाला इधर लिख दिया, और स्मोकर होने के चांसेस कितने हैं अभी बताया था, 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 में से 2/3 को हम माइनस करेंगे। कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, इसमें डायरेक्ट किया 1 माइनस 2/3, तो मेरा आंसर आ रहा है 1/3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P हो गया 1/3। चलिए अब चेक करते हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स पे अब एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब सर्वे वालों ने क्या किया, 5 स्टूडेंट्स को पकड़ के ले आए, तो टोटल स्टूडेंट्स तो हो गए 5। अब इस सवाल के 2 हिस्से हैं, हम पार्ट 1 करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला था 4 आर स्मोकर्स, कि उन 5 में से 4 स्मोकर्स निकलेंगे, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास था, हमें x की जगह पे 4 पुट करना है, बाकी डेटा ऊपर वाला हम यूज़ करेंगे। चलें, फॉर्मूला हमने लगा दिया, NCX, P के ऊपर x, Q के ऊपर n-x, यहाँ पे लिख दिया PX। चलें, n की जगह नंबर आ गया मेरे पास 5, x की जगह आ गया 4, P की जगह आ गया 1/3, x की जगह 4, 2/3, 5 - 4। अब ये पूरी चीज़ हम कैलकुलेटर में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जब लिखेंगे तो हमारा आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है 10/243। ये हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये तो था इसका पार्ट 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, यहीं पर ही मैं कर रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ नीचे कर लेता हूँ कि वो थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा भाई, पार्ट 2 में लिखा था एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स, क्या चांसेस हैं कि कम से कम 4 स्मोकर्स निकलें। ठीक है, तो अब है मेरा एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स। अच्छा भाई, अब एटलीस्ट और एट मोस्ट वर्ड का पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 4 स्मोकर्स हैं। ठीक है, यानी कम से कम 4 तो होंगे, टोटल 5 हैं, यानी या तो 4 स्मोकर हैं या तो पाँचों ही स्मोकर हैं। तो इस सवाल में, एक ही सवाल में 2 सवाल हमें असल में दिए हुए हैं। तो हमने पहले लिखा, मुझे इस सवाल को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 के लिए भी सॉल्व करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 के लिए भी सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हो गया था कि कम से कम 4 स्मोकर्स हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलें, अब वही फॉर्मूला 2 बार लगेगा, एक बार इधर और एक बार इधर। यहाँ पे इज इक्वल लिख लेंगे, पूरी वर्डिंग आप P के अंदर लिख सकते हो, P ब्रैकेट में लिख देंगे एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स। मैं उसको छोड़ रहा हूँ डायरेक्ट। फॉर्मूला ये रहा, NCX PX Q के ऊपर n-x प्लस इसका अलग से हुआ NCX PX Q के ऊपर n-x। अब इसमें वैल्यूज़ लगेंगी, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने वैल्यूज़ सारी फिट कर दी हैं। x इज़ इक्वल टू 4 वाला हमने ऊपर भी सॉल्व किया था जब 4 स्मोकर्स थे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अच्छा, जब इसको कैलकुलेटर में आप पूरा लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/243।
अब या तो इनको डायरेक्ट लिख के कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, या कैलकुलेटर ना हो तो मैथ्स के हिसाब से। मैथ्स का रूल क्या है, जब नीचे का नंबर मैच होता है तो वो सेंटर में आ जाता है और ऊपर वाली चीज़ें प्लस हो जाती हैं। तो आंसर आ रहा है 11/243। अच्छा, अब इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है, अब दो तरीके हैं। या तो आप इंग्लिश में लिख दें पी और ब्रैकेट में लिख दें एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स, वरना तो आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं पी एक्स और ये लगाएंगे एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स। ये एटलीस्ट का सिंबल है। तो या तो वर्डिंग लिख दें या तो फिर इस तरीके से लिख दें। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, सो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं अ कॉइन इज़ टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 दफ़ा एक कॉइन को टॉस किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। ए और सी पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, बी करेंगे आप खुद, बी और डी खुद करेंगे, डी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कॉइन इज़ 4 टाइम्स। अब हम सबको छोड़ के पहले कॉइन की बात कर रहे हैं। कॉइन पे दो ही चीज़ें होती हैं, हेड और टेल। ठीक है, पी और क्यू। सबसे पहले हमेशा ये ही लिखने हैं। क्वेश्चंस में हेड से मुताल्लिक है तो हम हेड को पी मानेंगे और टेल को क्यू। आपने पहले सोचना है कि एक ही कॉइन में हेड आने का कितना चांस है। कॉइन को एक ही दफ़ा उछाला है तो आधा चांस है भाई हेड आएगा, आधा चांस है आपके पास टेल आएगा। आधे को बोलते हैं 1/2। तो पी और क्यू तो आ गए 1/2, क्योंकि हेड आने के चांस भी आधे हैं, क्यू के भी आधे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चाहिए एन। ठीक है, एन हमें कॉइन को 4 दफ़ा उछाला था तो एन हो गया 4। अब ये 3 पार्ट्स हैं, बारी बारी हम करेंगे। पहले हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। चलें, हमें x चाहिए क्योंकि बाकी 3 चीज़ें तो आ गई हैं। अब इसमें कहा था कितने चांसेस हैं कि आपका हेड आएगा, तो मुझे x इज़ इक्वल टू 3 के लिए करना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला था पी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी एक्स, पी के ऊपर x, q के ऊपर n माइनस एक्स। पी एक्स की जगह आप 3 लिख दें या ऐसे लिख दें x इज़ इक्वल 3, एक ही बात है। एन सी एक्स, एन की जगह 4, यहाँ x, ये सारी वैल्यूज़ मैंने लगा दी हैं जैसे अभी पीछे बताई थी। q की जगह 1/2, n मेरे पास टोटल 4 थे, x 3 था, तो सॉरी यहाँ पे भी 3 आएगा। अब ये पूरा कैलकुलेटर में से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1/2, 4 में से 3 निकाला 1। अब ये पूरा जब कैलकुलेटर में आप लिख लोगे, कैलकुलेटर में हाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पूरा एक साथ लिखने वाले हैं तो एक प्रॉब्लम होगा। आप 4c3 को भी ब्रैकेट में डालिएगा, 4c3, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में अलग, फिर बाकियों के भी ब्रैकेट डालने, लाइक मेरा था 1 के नीचे 2 और ऊपर थी पावर 3, फिर अगले में फिर ब्रैकेट आ गया। अब सिंपली था मेरे पास 1/2। ओके, ये पूरा मैंने लिख दिया है। ब्रैकेट्स बनाना ज़रूरी है, आपको इसी तरह लिखने हैं अगर यही वाला कैलकुलेटर आपके पास है। तो मेरा आंसर आ रहा है 1/4। कैलकुलेटर अगर सिंपल वाला साइंटिफिक होगा तो वो डेसिमल में आंसर होगा, लेकिन वो आंसर गलत नहीं माने जाते। चलें, ये हो गया सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी आप खुद कर लीजिएगा, 2 हेड्स, बाकी डेटा वही है, x की जगह 2 आएगा। मैं डायरेक्ट c पे जा रहा हूँ, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। सॉल्यूशन ऑफ c। ये क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड्स। ये एटलीस्ट वाले सवाल हमेशा स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स। चलें, अब एटलीस्ट 2 हेड्स बोल दिए तो भाई 4 दफ़ा टॉस हुआ था, अब एटलीस्ट 2 है, यानी मुझे सवाल 2 पे भी हल करना है, 3 पे भी हल करना है और 4 पे भी करना है, और फिर तीनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड था तो इससे आगे बढ़ना है। 2 को भी लिया, फिर 3 भी, 4 भी, 4 बार टॉस हुआ था तो हमें 4 तक जाना है। चलें, अब इसी सवाल में 3 सवाल मिले हैं। पहले यहाँ पे कैसे लिखूँगा, पी एक्स है मेरे पास, एटलीस्ट का वर्ड था तो यहाँ पे 2 लिख दिया। सही, 3 बार सवाल सॉल्व होगा। एन सी 2 के ऊपर एन सी एक्स लिख देता हूँ मैं, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, फिर एक बार और एक बार और। यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो कि मैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2 के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 के लिए, और मैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 के लिए। बाकी डेटा ऊपर से एज इट इज़ है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगेंगी सारी, जो मैं एक साथ लगा देता हूँ। ओके, मैंने ये डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा दी हैं कि ये सारे मैंने x की जगह पे एक बार 2 रखा है, एक बार 3, एक बार 4, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं। साइंटिफिक में एक एक करके सॉल्व किया तो ये 3 आंसर है, फिर इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया।
इस तरह ये मेरी पहली डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है ख़त्म, दैट वाज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएंगे जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ईजी है। इसका जनरल फार्मूला मैंने ये लिख दिया है। इसके जनरल फार्मूले की अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक m और एक x, बस उनके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन चल रहा है। अब सवाल दो दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पहचानेंगे कैसे ये बाइनोमियल है या पॉइजन है। पॉइजन के क्वेश्चन में ये एवरेज का वर्ड दिखेगा आपको फर्स्ट सेंटेंस में, इसमें भी दिख रहा है ऑन एवरेज 5 एक्सीडेंट्स आर अकियर, ऐसे ही जो अगला दिखाऊंगा उसमें भी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है ऑन एवरेज 5 एक्सीडेंट्स अकियर एट यू टर्न पर मंथ। मैंने सवाल थोड़ा सा बदला है, उसमें मुश्किल वर्डिंग थी तो आसान करने के लिए। ये कह रहे हैं कि पूरे साल का एवरेज निकाला गया, तो ये पता चला कि किसी इलाके में हर मंथ में ऑन एवरेज 5 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मुझे m दिया हुआ है 5, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 एक्सीडेंट्स विल अक्यर एट यू टर्न एट एनी गिवन मंथ। अब ये कह रहे हैं क्या चांसेस हैं कि जुलाई में वहाँ पे 4 एक्सीडेंट्स हुए होंगे। तो किसी ख़ास मंथ की बात हो गई है तो x दिया हुआ है 4, वही चीज़ है। एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा, बड़े वाले को उसमें n बोल रहे थे, इसमें m बोल रहे हैं। आप m की जगह x भी लगा सकते हो। चलें, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। पी एक्स इज़ इक्वल टू ई के ऊपर माइनस एम, एम के ऊपर पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल। सारे नंबर फिट किए, ई के ऊपर आ गया -5, एम था मेरे पास 5, उसके ऊपर आ गई पावर 4 और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। ये सारे बटन्स हमारे कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम ई का बटन इसके अंदर ढूंढते हैं। ओके, मेरे इस कैलकुलेटर में ई का बटन इसके ऊपर है, एल एन के ऊपर, तो मैंने शिफ्ट दबाया और ये ई लिखा आ गया। ई के ऊपर मुझे पावर चाहिए थी -5, ये मैंने लिख दिया, ये आंसर आ रहा है। खैर ये हम पूरा एक साथ लिखेंगे, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई, अगली वैल्यू थी 5 की पावर 4 और फिर नीचे था डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अगर हम इसके अंदर ढूंढें तो फ़िलहाल मेरे कैलकुलेटर में इसके ऊपर है, तो मैंने शिफ्ट दबा के ये प्रेस कर दिया, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अब आ रही है फाइनल आंसर 0.175। यानी उस इलाके में जुलाई के मंथ में एक्सीडेंट्स होने के चांस हैं 0.175। चलें अब हम अगली एग्जांपल पे जाते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये खुद समझेंगे। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि एक टाइपिस्ट है, उसने अपना एवरेज बताया। भाई जब मैं टाइप करता हूँ तो मैं 3 गलतियाँ कर देता हूँ एक पेज के ऊपर। अब किसी बंदे ने एक ख़ास पेज निकाल लिया, कह रहे हैं क्या चांसेस है भाई इसमें तुमने कोई गलती नहीं की होगी, नो एरर। 3 सवाल हैं, चलें इसके डेटा बनाते हैं हम। नंबर 1 नो एरर वाले सवाल का, ठीक है, हमें चाहिए m और x। उसने पहले बताया था भाई मैं टोटल मेरा है कि मैं 3 गलतियाँ तो करता ही करता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में कह रहे हैं क्या चांसेस है उस पेज पे कोई गलती नहीं की होगी, यानी x की जगह 0 लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर मौजूद है, पी एक्स इज़ इक्वल टू ई पे -m, m के ऊपर x, x फैक्टोरियल। सारी वैल्यूज़ मैंने फ़िट कर दी यहाँ पे। ये पूरा हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर कोई ना कोई आ जाएगा। अच्छा याद रहे 0 फैक्टोरियल को ये ना समझे कि 0 होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती। ये दिखाता हूँ मैं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसको 0 समझ के कहीं आंसर ना 0 लिख देना पहले ही। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर इधर। अब ऐसे ही अगला समझिए, खुद करेंगे। 3 एरर्स वाले में क्या करेंगे, m भी 3 और x भी 3, और इसमें आ गया 2 और मोर एरर्स। तो ये प्लस वाला सवाल है पिछले सवालों की तरह, यानी ये सवाल 2 पे भी सॉल्व होगा, फिर प्लस लिख के 3 पे भी सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम उसने कहा था भाई मैं 3 गलतियाँ करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो समझेंगे इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 एरर, तो आप 2 पे भी हल करेंगे और 3 पे भी हल करेंगे और दोनों आंसर्स को प्लस कर देंगे। चलें इसके साथ ही हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ख़त्म, और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।